मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आजकल ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है कि मार्केट अभी टेम्परेरी बाउंस बैक ले रही है, उसके बाद फिर मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगी। कई लोग 14,000 का लेवल बता रहे हैं, कई 14,300 और कुछ लोग 12,000 के लेवल पे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जा सकती है। तो इस वाली वीडियो में यही देखेंगे कि एक्चुअल में मार्केट कहाँ तक गिर सकती है या गिर भी सकती है कि नहीं गिर सकती। तो सारी प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात करेंगे और इस बारे में भी जानेंगे कि इंडिया बाकी के जो वर्ल्ड मार्केट्स हैं उनसे कैसे अच्छा काम कर रहा है, हमारी आउट परफॉर्मेंस चल रही है कि नहीं चल रही, इस बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी का एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं। हम यही देख रहे थे कि अक्टूबर से करेक्शन की शुरुआत हुई थी और वो करेक्शन अभी भी चलती जा रही है और अभी भी कोई संकेत नहीं मिला है कि ये करेक्शन ख़त्म हो रही है। शुरुआत में हमने अनुमान लगाया था कि यहाँ पे करेक्शन कंप्लीट हो गई है, पर उसके बाद ये ट्रेंड जो शुरू हुआ था ये अचानक से एक करेक्शन में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से तेज़ी से नीचे की तरफ आया और इसने ये जो बॉटम लगाया था आखिरी, वो 15,183 के आसपास ये लास्ट बॉटम लगाया था। इसके बाद यहाँ से एक टेम्परेरी रिकवरी स्टार्ट हुई है। अब ये देख के तो लगता है कि बहुत स्लो रिकवरी है, इस वजह से ये थोड़ा सा और ऊपर जाके और यहाँ से तेज़ी से फिर नीचे आ जाएगा, इसलिए लोग यहाँ पे 14,400 से 14,000 की रेंज जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और कई सारे फिबोनाची जो रेशियोज़ होते हैं वो भी इसी रेंज के लगभग आ रहे हैं। तो उसके आधार पर ज़्यादातर एनालिस्ट और बाहर के लोग यही अनुमान लगा रहे हैं कि नीचे आ सकता है। मेरा भी यही मानना है कि नीचे आ भी सकता है, पर उससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे इस चीज़ की लग रही है कि ये यहाँ से धीरे धीरे खिसक के ऊपर चला जाएगा। अब ये चीज़ कैसे पॉसिबल होगी इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसको जानने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि बॉटम कैसे बनती है। जब भी बॉटम बनने वाली होती है उससे पहले जो मार्केट होती है अपने रेंज को छोटा करती जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे एक गिरावट आई, उसके बाद ये बाउंस आया, फिर एक बाउंस ऐसे ऐसे कर करके एक ट्राइंगल जैसा सा एक शेप बन जाता है और यहाँ पे वॉलेटिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है और उसके बाद अचानक से यहाँ पे एक बड़ी एनगल्फिंग कैंडल जैसी सी बन जाती है और उसके बाद यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। तो यानी कि पहली जो शर्त होती है वो ये होती है कि जिस स्पीड से नीचे गिरा था मार्केट, उससे ज़्यादा स्पीड से इसमें रिकवरी आ जाए। तो उससे क्या होता है, ज़्यादातर लोग लेफ्ट आउट रह जाते हैं उसमें, यानी मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं। और मार्केट यही चाहती है कि आप पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, क्योंकि जब ज़्यादातर लोगों के पास वो माल नहीं होता है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इलियट की जो सेकेंड चैप्टर वाली वीडियो थी, कि जब ज़्यादातर लोगों के पास माल नहीं होता है और कुछ चुनिंदा लोगों के पास ही चला जाता है तो उनके पास प्राइस कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। तो वही वाला केस अभी भी है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो धीरे धीरे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं ऐसे टाइम पे, और एक ऐसा टाइम आता है जब फ्री फ्लोटिंग जो स्टॉक्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद तेज़ ब्रेकआउट आने शुरू हो जाते हैं। तो पहला तरीका है लोगों को भगाने का कि तेज़ी से नीचे आए और तेज़ी से ऊपर चला जाए। तो उस केस में किसी के पास स्टॉक्स नहीं रहते हैं, उनको खरीदने का मौका भी नहीं मिलता है, तो मार्केट एक रिवर्सल बना के ऊपर चली जाती है। ये आपका केस नंबर 1 है। केस नंबर 2, मान लीजिए गिरावट हो रही है पर उसके बाद तेज़ी से रिकवरी ना हो, तो क्या बॉटम बन सकती है? हाँ, बन सकती है, पर उस केस में मार्केट लोगों को बाहर भगाने के लिए बहुत वॉलेटाइल मूव्स देती है। जैसे अभी के लिए अगर हम देखें तो ये वाला अगर मूव था, ये जो गिरावट आई है यहाँ तक की, इसकी ये जो रिकवरी आ रही है, ये जो जिसको हम बाउंस बोल रहे हैं, इसके अंदर वॉलेटिलिटी बहुत हायर साइड पर है। आप रोज़ ये देखते होंगे कि आप किसी भी साइड की पोजीशन बनाते होंगे, चाहे लॉन्ग या शॉर्ट, पर आपका एसएल जरूर हिट हो जाता है और आपके टारगेट ज़्यादातर केस में अचीव नहीं हो रहे होंगे और आपको टारगेट्स बहुत छोटे छोटे लेने पड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इससे पहले जब ट्रेंड शुरू हुआ था तो यहाँ पे कितना इजी मनी बना था, तो इसको तो हम ट्रेंड बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफा बहुत तेज़ी से पैसा बन जाता है, पर ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये बहुत कम समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं और ज़्यादातर टाइम करेक्शन ही चल रही होती है। तो ये जो बाउंस है इसमें लोगों को बाहर निकालने के लिए अब एक ही तरीका बचा हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी कर दे मार्केट, जिससे ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो लॉस कर करके ही बाहर निकल जाएँ, और वही सिस्टम अभी भी चल रहा है। इसके पास ये वाला तरीका था कि ये यहाँ से तेज़ी से यहाँ तक रिकवर कर देता, उसके बाद यहाँ रेंज बना के फिर और तेज़ी से ऊपर चला जाता, पर इतने बायर्स उस टाइम पे मौजूद नहीं थे बॉटम के आसपास, इसलिए इसने अभी के लिए जो सेकंड अप्रोच है उसको सेलेक्ट किया है मार्केट ने, जिसके अनुसार यहाँ पे अभी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो ये जो नीचे से बाउंस आ रहा है, इसको समझने के लिए पहले हमें एक पैटर्न को समझना पड़ेगा जिसको लीडिंग डायगोनल पैटर्न कहते हैं। तो आइए उसको समझते हैं। ये लीडिंग डायगोनल का पैटर्न है। जब करेक्शन यहाँ से मान लीजिए ऐसे तेज़ी से नीचे की तरफ कोई स्टॉक आया है या प्राइस आया है, तो उसके बाद यदि वो स्पीडी रिकवरी नहीं कर पाता, यानी जितनी तेज़ी से नीचे आया है उतनी तेज़ी से यदि ऊपर नहीं आ पाता, तो उस केस में लीडिंग डायगोनल बन सकता है यदि प्राइस को अप ट्रेंड में जाना है। तो ये लीडिंग डायगोनल कैसे बनता है? पहले धीरे धीरे रिकवरी शुरू होती है और वेव 1 बनती है, उसके बाद एक करेक्शन आता है जिसको वेव 2 बोलेंगे, वेव 3 में ऊपर जाता है,
वेव 4 में जब आता है तो वो वेव 1 के एरिया को ओवरलैप कर लेता है, यानी ये वेव 1 के एरिया में ये वेव 4 आ गया है इस जगह पे, ये देखिए। जबकि नॉर्मल जो इम्पल्स होती है उसके अंदर वेव 1 और जो वेव 4 होते हैं कभी भी आपस में ओवरलैप नहीं होते हैं, इसलिए ये देखने में करेक्शन जैसा लगता है और लोग अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से तेज़ी से फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी, जबकि ये यहाँ से ऊपर ही ऊपर से अपना काम पूरा कर लेता है और प्राइस अगले नए वेव में चला जाता है। तो ये जो लीडिंग डायगोनल होता है इसके जो रूल्स होते हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसके अंदर भी 5 वेव्स होती हैं जिनको 1 2 3 4 5 के नाम से डिनोट किया जाता है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। वेव 2 और जो वेव 4 होती है, यानी कि ये वाली वेव और ये वाली वेव, ये दोनों हमेशा करेक्टिव वेव होती हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेव 1 3 5 करेक्टिव भी हो सकती है या इम्पल्सिव भी हो सकती है, यानी कि वेव 1 के अंदर 5 वेव्स अभी दिखाए जा रहे हैं, इसकी जगह पर ए बी सी वाला पैटर्न भी हो सकता था। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो पैटर्न है इसके आधार पर ही अभी हम आगे देखेंगे कि निफ्टी में क्या हो सकता है, तो आप इसको मोटा मोटा समझ लीजिए। वेव 1 यूजुअली द लॉन्गेस्ट वेव। वेव 1 ज़्यादातर केसेस में बड़ी वेव होती है, सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, पर ज़रूरी नहीं है, ये कोई रूल नहीं है, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है। वेव 3 कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट, ये एक रूल है कि वेव 3 यानी ये वाली जो वेव होती है वेव 3 वाली, ये सबसे छोटी तो नहीं हो सकती है, इस बात का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। तो अब एक बार ये जो बाउंस आया है इसको एक बार जूम करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लीडिंग डायगोनल वाला ही पैटर्न बन रहा है। तो ये जो बॉटम लगा था ये वो वाली जगह है, यहाँ से जो बाउंस की शुरुआत हुई थी वो इस तरह से हमको दिख रही है। तो इसमें देखते हैं क्या ये हमें देखने में लीडिंग डायगोनल जैसा लग रहा है। यहाँ से यदि मैं इसको वेव 1 मानूँ, इसको 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये तो काउंटिंग नंबर 1 है, इसके अकॉर्डिंग ऐसी काउंटिंग है। इसमें आप ये देखेंगे कि ये जो 1 का एरिया है और 4 का जो एरिया है ये आपस में यहाँ पे ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे उस डायग्राम में, पीछे वाले डायग्राम में था। और जो 3 वाली वेव है वो सबसे बड़ी वेव है प्राइस वाइज। तो यदि यहाँ पे इस तरह की काउंटिंग यदि पॉसिबल है तो उसके अकॉर्डिंग 5 वेव तो यहाँ पे बन गई है। अब ए बी और सी इस टाइप का सा कुछ यहाँ पे करेक्टिव वेव बनने के बाद यहाँ से तेज़ी से निफ्टी ऊपर जा सकती है और ऑल टाइम हाई के ऊपर भी जा सकती है। ये तो पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। यदि ये वाला केस है तो करेक्शन ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने के कगार पर आ गई है, या ये मान सकते हैं कि हो सकता है करेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो भी गई है और यहाँ से अब धीरे धीरे अगला जो है ट्रेंड वो शुरू हो जाएगा। अब एक और काउंटिंग इसके अंदर पॉसिबल है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी काउंटिंग इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को वेव 1 मान लेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसको 3, ये 4 हो गया और अभी 5 पेंडिंग है जिसमें ये यहाँ तक करीब जा सकता है और फिर यहाँ से ए बी सी वाली करेक्शन यहाँ तक आ सकती है और यहाँ पे वेव 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो यदि लीडिंग डायगोनल इस टाइप का बन रहा है तो अभी ये ऊपर तेज़ी से जाएगा और यहाँ से फिर वापस आके लगभग 16,000 की रेंज में वापस आ जाएगा। तो दोनों ही केस में हमने ये देखा है कि जो नीचे गिरने की जो लिमिट है वो लगभग ये जो 15,700 वाली जोन है वो यहीं तक ही आ सकता है, चाहे ये ऊपर जाके नीचे आए या अगर यहाँ पे करेक्शन खत्म हो गई है तो फिर इसको कभी वापस आना ही नहीं चाहिए। तो दोनों केसेस में जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 15,700 का जो लेवल है यही रहेगा। इसके नीचे यदि निफ्टी जाके सस्टेन करने लगती है तो इसका मतलब ये है कि फिर ये जो है वो लीडिंग डायगोनल का पैटर्न नहीं है, वो पूरा का पूरा पैटर्न कैंसिल हो जाएगा और जो है ये लास्ट वाला जो बॉटम है ये भी ब्रेक होने की फिर संभावना बढ़ जाएगी और हो सकता है कि उसके भी काफ़ी नीचे चला जाए। तो मेनली हमें स्टॉक्स में तब तक एक्यूमुलेट करने का प्रयास करना है जब तक कि निफ्टी के जो लेवल्स है वो 15,800 वाले या 15,700 वाले ये जो रेंज है ये ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक आपको फिलहाल जो स्टॉक्स जो अच्छे स्टॉक्स है अप ट्रेंड वाले उनको सेलेक्ट करके उनके अंदर आपको बाइंग करके चलना चाहिए। और जैसे ही ये 15,700 वाला लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो आप धीरे धीरे अपना जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर अपना जो पोर्टफोलियो है उसको खाली करना शुरू कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल से देखते हैं कि क्या इस तरह की रिकवरी पहले भी हो चुकी है, यानी ये लीडिंग डायगोनल जो है ये क्या पहले भी बन चुका है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जब कोविड की फॉल आई थी वो बहुत तेज़ थी, तो यहाँ पे इतना समय नहीं था कि ये दोबारा से धीरे धीरे वॉलेटिलिटी को इस तरह से कम कर करके उसके बाद ऊपर जाता, तो इसने यहीं से लीडिंग डायगोनल बनाना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ से ये 1 2 ये 3 4 और ये जो 4 और 1 का एरिया है वो यहाँ पे ओवरलैप हुआ, उसके बाद 5 बना, फिर धीरे 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 यहाँ से ऊपर तेज़ी से निकाल के चला गया। अब क्या हुआ था इस केस में, लोग क्या समझ रहे थे कि ये पोल है और ये फ्लैग है,
तो ये जो एक पोल और फ्लैग वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये काफ़ी कॉमन पैटर्न होता है। इसको देख के लोगों ने अनुमान लगाया था कि निफ्टी यहाँ से तेज़ी से फिर वापस नीचे गिर जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। ये धीरे धीरे खिसक के ऊपर ही चली गई और किसी को बाइंग का मौका भी नहीं मिला था यहाँ पे। तो जो पास्ट में गलतियाँ की थी उनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया की स्थिति बाकी कंट्रीज से काफ़ी अलग चल रही है। यहाँ पे इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो इतना ख़राब नहीं है, क्योंकि हमारा जो ऑन एन एवरेज जो इन्फ्लेशन हुआ करता था उससे अभी इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, जबकि यूएस में काफ़ी कम इन्फ्लेशन हुआ करता था, वो भी बढ़ा हुआ है। और इन सब का भी एक ही रीज़न है कि अभी जो वार की सिचुएशन हो रही है उसकी वजह से कई सारे कमोडिटीज़ की शॉर्टेज हो रही है, जिस वजह से ही ये प्राइसेस बढ़े हैं। तो ये सब वार का इम्पैक्ट है। तो ये सब टेम्परेरी चीज़ें होती हैं और बाद में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, और इससे परमानेंट डैमेज हमको तो नहीं होने वाला है अभी के लिए, ये तो साफ दिख रहा है। तो ये देखते हैं कि इंडिया कैसे आउट परफॉर्म कर रहा है। तो यदि मैं बॉटम से देखूं तो बॉटम से लेकर के और अभी तक जहां पे गिरावट खत्म हुई थी, यानी कि 15,183 जो अभी हम बॉटम मान रहे थे, वहां तक अभी भी निफ्टी का जो रिटर्न है वो 102% है। यानी अगर किसी ने बॉटम पे कुछ भी बाइंग की होती तो आज भी वो इतनी करेक्शन के बाद भी 102% के प्रॉफिट में होता। और टॉप से ये 18% गिरा है अभी तक इंडेक्स, ये देखिए। अब अपनी मार्केट को यूएस मार्केट से कंपेयर करके देखते हैं। तो यूएस का जो सबसे बड़ा इंडेक्स है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, इसका देखते हैं बॉटम से लेकर के अब जहाँ तक गिरावट आई थी, यदि मैं वहाँ तक के रिटर्न कैलकुलेट करके देखूँ तो 62% के रिटर्न दिख रहे हैं, और ये टॉप से 19% गिरा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि गिरावट के बाद भी इंडिया में 102% के रिटर्न बन रहे थे और यहाँ पे मात्र 62% के रिटर्न बन रहे हैं। तो इस तरह से इंडिया ने जो डाउ जोन्स है उसको आउट परफॉर्म किया है। अब यूएस का एक टेक्नोलॉजी इंडेक्स है जिसको नैस्डैक बोला जाता है, उससे कंपैरिजन देखते हैं। नैस्डैक के अंदर देखिए इतनी भयंकर रैली आई थी यहाँ कोविड के बाद से, पर टॉप से ये 34% नीचे गिर गया, और बॉटम से लेकर के जहाँ तक गिरावट खत्म हुई है, यदि मैं वहाँ तक का रिटर्न निकाल के देखूँ तो ये तो जो नॉर्मल इंडेक्स था यूएस का उससे भी कम रिटर्न दे रहा है, केवल 59% का रिटर्न मिला है। ये जो चीज़ें होती हैं ये लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं कि टॉप से कितना गिरा, और अगर वो स्टार्टिंग से इन्वेस्टेड रहते तो उनको आज की डेट में कितना रिटर्न मिल रहा होता। तो इंडिया में आज की डेट में सबसे अच्छा रिटर्न दिखाई दे रहा है। आप बाकी कंट्रीज से भी कंपेयर करके देख सकते हैं, तो उसमें इंडिया की स्थिति आपको बहुत बेहतर दिखाई देगी। और अब देखने में चांसेस भी इसी चीज़ के बन रहे हैं कि इंडिया में निफ्टी के अंदर स्पेशली एक लीडिंग डायगोनल बनना शुरू हो गया है, और वो हो सकता है अभी इस महीने के अंत तक ख़त्म हो जाए और एक नए ट्रेंड की शुरुआत हो जाए। और यूएस के चार्ट्स भी देख के यही लगता है कि क्योंकि ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो यहाँ से इनमें ऐसे एक बाउंस बैक आ सकता है जो कि कुछ महीनों तक चलेगा। तो उतने टाइम में निफ्टी अपना एक नया ट्रेंड शुरू कर सकता है। तो आपको मेनली जो अब अपकमिंग सेक्टर्स हैं उसके ऊपर ध्यान देना होगा। कौन कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं इसकी जानकारी हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, और कौन से स्टॉक्स में काम करना है, किसमें क्या क्या होने की संभावना है, उनके चार्ट की एनालिसिस एजुकेशनल पर्पज से हम अपने प्रीमियम ग्रुप पर देते रहते हैं। वो टेलीग्राम के अंदर पेड सर्विस है, चाहे तो आप उसमें भी ट्रायल पीरियड अपना शुरू करके देख सकते हैं। 10 दिन का अपना ट्रायल रहता है, उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके अंदर डिस्कशन होता है हर एक एनालिसिस के ऊपर कि किस तरह से कौन सी चीज़ कैसे जा सकती है। आशा करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि अभी कुछ दिनों में हमें किस तरह से मार्केट को वॉच करना है। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है। और प्रीमियम सर्विस के लिए यदि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमको टेलीग्राम कर सकते हैं, 7017671717। इस पर आप मैसेज कीजिए और आपको उस पर हेल्प मिल जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।